नमस्कार, बीएसटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी नेमा। सियासत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी सियासत के सियासतदानों की, बात होगी राजनीतिक उठापटक की, प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की। इन्हीं किस्सों को लेकर आए हैं हम हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में। केंद्र और राज्य दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का लाभ छत्तीसगढ़ को मिलने लगा है। केंद्र की विभिन्न योजनाओं की राशि राज्य को मिल रही है। बीजेपी का दावा है कि डबल इंजन की सरकार का फायदा छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस तंज कस रही है कि महज आंकड़ों में दिखाया जा रहा है, लाभ नहीं मिल रहा है। देखिए खास रिपोर्ट में। प्रदेश सरकार की मांग हो रही पूरी। जीएसटी का 4,761 करोड़ रुपए मिला। 18 सड़क परियोजनाओं को मिली स्वीकृति। 3,321 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। नगरीय निकायों की योजनाओं के लिए 2,000 करोड़ रुपए मंजूर। 20,000 पीएम आवास भी स्वीकृति। कांग्रेस ने डबल इंजन सरकार पर कसा तंज। दरअसल केंद्र में मोदी की सरकार और राज्य में विष्णुदेव साय की सरकार है। दोनों जगह पर बीजेपी की सरकार है, जिसकी वजह से प्रदेश सरकार की मांगों को केंद्र से लगातार मंजूरी मिल रही है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ को वित्तीय वर्ष 2024-25 की जीएसटी की 4,761 करोड़ रुपए प्रदान की गई है। इसके लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी, जिसके बाद यह राशि उपलब्ध कराई गई है। इसी तरह केंद्र से 18 सड़क परियोजनाओं को चौड़ीकरण व उन्नयन की स्वीकृति मिली है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के बस्तर समेत विभिन्न क्षेत्रों में 253 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। इसके लिए 3,321 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग के उन्नयन और चौड़ीकरण के लिए सालाना महज 937 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली थी। पिछली सरकार प्रस्ताव ही कम भेजते थे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि छत्तीसगढ़ को डबल इंजन की सरकार का लाभ मिल रहा है। पिछले कांग्रेस सरकार की तुलना में केंद्रीय योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। इसके अलावा 4 जुलाई को डिप्टी सीएम अरुण साव ने केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और उन्होंने छत्तीसगढ़ के विभिन्न नगरीय निकायों के योजनाओं के लिए 2,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मांग की। इसमें करीब 20,000 पीएम आवास भी शामिल हैं। साथ ही केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में विभिन्न रेल परियोजनाओं पर चर्चा की। इसके पहले प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए विशेष धनराशि उपलब्ध कराने की आग्रह की है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से भी मुलाकात हुई। छत्तीसगढ़ के विभिन्न परियोजनाओं पर उनसे चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ में रेल के विस्तार पर भी उनसे चर्चा हुई। अभी जो काम चल रहे हैं उन कामों को लेकर भी उनसे बातचीत हुई है। निश्चित रूप से आज़ादी के बाद छत्तीसगढ़ में जैसी रेल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, विस्तार होना चाहिए, वैसा हुआ नहीं है और अब अनेक परियोजनाओं पर भारत सरकार विचार कर रही है, विचाराधीन है। कई परियोजनाओं का डीपीआर तैयार हो रहा है। उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि छत्तीसगढ़ में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार करेंगे और छत्तीसगढ़ को
प्राथमिकता के साथ रेल परियोजनाएं स्वीकृत करेंगे। कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र से मिलने वाली योजनाओं को लेकर प्रदेश में हमेशा तंज कसती हुई आई है। बीजेपी के आरोपों को सिरे से नकारते हुए यह कहा है कि जब कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सरकार में थी तो भेदभाव किया गया, वहीं डबल इंजन सरकार में छत्तीसगढ़ को मिल रहे फायदे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि 18 लाख आवास में कितने आवास जारी हुए हैं। होर्डिंग तो नई सरकार बनने से पहले ही लग गए थे। अभी तक के किसी भी आवास को लेकर राज्य सरकार ने भी राशि जारी नहीं किया। प्रधानमंत्री कहते हैं कि 3 करोड़ आवास बनेंगे, लेकिन कितने दिन में यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। मनमोहन सिंह की सरकार में 10 साल में हमने 5 करोड़ मकान बनाए थे। अरुण साव जी ने मांग की है, पैसा आया क्या? जीएसटी का पैसा तो आना ही आना है, हमारी सरकार में भी आता था। हम तो लड़कर मांग लेते थे, लेकिन यह नहीं मांग पाएंगे। बहरहाल पिछले कांग्रेस सरकार के दौरान विभिन्न योजनाओं को लेकर केंद्र और राज्य के बीच टकराव के हालात नजर आते थे, चाहे धान खरीदी में बोनस का मामला हो या पीएम आवास के लिए फंड का। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार होने की वजह से टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही है, जिसकी वजह से धान खरीदी की राशि का एक किस्त भी किसानों को उपलब्ध कराई गई है। अब देखना होगा कि डबल इंजन की सरकार का और कितना लाभ छत्तीसगढ़ को मिल पाता है। बीएसटीवी के लिए रायपुर से मोनिका दुबे की रिपोर्ट। और यहाँ कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई को अब प्रदर्शन करने से पहले संगठन की परमिशन लेनी होगी। पार्टी ने कार्यकर्ताओं को अनुशासित करने के लिए कदम उठाया है, जहां पार्टी के इस फैसले पर अब सियासी बवाल भी मचा हुआ है। कांग्रेस के एनएसयूआई के फैसले को लेकर बीजेपी अब तंज लगातार कसती हुई नजर आ रही है। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने जारी किया लेटर। विरोध प्रदर्शन के लिए लेनी होगी परमिशन। ज्ञापन सौंपने से पहले बड़े नेताओं की मंजूरी होगी जरूरी। एनएसयूआई के प्रदर्शन में असामाजिक तत्वों के शामिल होने का डर। कांग्रेस के स्टूडेंट विंग एनएसयूआई को अब प्रदर्शन करने से पहले संगठन की परमिशन लेनी होगी। पार्टी ने कार्यकर्ताओं को अनुशासित करने के लिए ये कदम उठाया। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने सभी पदाधिकारियों को लेटर जारी किया। उन्होंने कहा कि किसी भी शासकीय और निजी संस्थाओं में धरना देना और ज्ञापन सौंपना अब जरूरी है, लेकिन उससे पहले आपको परमिशन लेनी होगी। पूर्व प्रदेश संगठन महामंत्री और अपने जिला अध्यक्ष को कार्यक्रम से अवगत कराएं और अनुमति प्राप्त करें। इसके साथ ही बिना पूर्व सूचना के कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने पर संगठनात्मक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कल हमने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि संगठन का कोई भी व्यक्ति अब कहीं भी किसी भी शासकीय अथवा अर्ध शासकीय या निजी संस्थानों में धरना प्रदर्शन या ज्ञापन देने जाता है तो उसके पूर्व उसकी सूचना संगठन को देनी होगी, अनुमति प्राप्त करनी होगी। इस आदेश को जारी करने का मुख्य कारण यह है कि संगठन को कई बार प्रदर्शनों की जानकारी नहीं रहती है, जिससे कोई अप्रिय घटना घटने की स्थिति हो सकती है। उपद्रवी तत्वों द्वारा संगठन का नाम लेकर संगठन को बदनाम किया जा सकता है, इसलिए इस आदेश को जारी किया गया है। कांग्रेस के इस फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने जमकर हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस आपस में लड़ रही है। विपक्ष में रहने के बाद भी किसी तरह का बैन नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जिस तरह से बैन लगा है दिखाई देता है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है। यह भूपेश बघेल और दीपक बैज की नाकामी का एक और एपिसोड है। देखिए, मुझे जानकारी मिली है कि एनएसयूआई के अध्यक्ष ने इस तरह का बैन एनएसयूआई पर लगाया है। सामान्यतः इस तरह का बैन कोई लगता नहीं है विपक्ष में रहने के बाद कि यदि आप प्रदर्शन कर रहे हो, लेकिन मुख्य रूप से इसका पूरी वजह यदि कोई है तो फिर से एक बार कांग्रेस की जो आंतरिक गुटबाजी है, जिस तरीके से भूपेश बघेल वर्सेस दीपक बैज वर्सेस चरणदास महंत, टीएस बाबा, ये जो चलता रहा, उसी का एक और एपिसोड है ये। कि जिस तरीके से मुझे लगता है, जो आंतरिक खबरें हैं कि भूपेश बघेल की जो एक्टिविटीज जो बढ़ी
दीपक बैच को पसंद नहीं आई, दीपक बैच के टिकट नहीं मिलने में या उनके परफॉर्मेंस खराब करने में पूर्व मुख्यमंत्री का हाथ। तो कुल मिलाकर जो कल्चर है कांग्रेस का, कांग्रेस के नेताओं का, जो उनके डीएनए में है कि आपस में लड़ते रहो, जनता की चिंता नहीं करना, एक बार फिर से सब कुछ लूटने के बाद भी जो थोड़ी बहुत आपस में लूटबाजी है वो कांग्रेस के अंदर में चल रही है, उसी का यह परिणाम है कि एनएसयूआई के प्रदर्शन पर रोक लगाई गई। फिलहाल सियासी गलियारों में जो भी बयानबाजी हो, लेकिन कांग्रेस के इस कदम से एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर डाउन हुआ होगा। वहीं पार्टी का इसके पीछे तर्क भी सवालों के घेरे में है। हालांकि अनुशासन की बात निकली है तो कहां तक जाएगी और इसका कितना असर होगा, देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। ट्रेन कैंसिलेशन का इशू प्रदेश में छाया हुआ है। छत्तीसगढ़ में बीते कई सालों से रेलवे की तरफ से पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। यही वजह है कि यह मुद्दा बार बार उभरकर सामने आता है। आपको बता दें कि प्रदेश में आए दिन ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। इसी को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। ट्रेनों पर क्यों यहां पर सियासत हो रही है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। रेलवे ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। इस बार 21 ट्रेन शामिल है। इसमें टाटा नगर से बिलासपुर और जनशताब्दी भी शामिल है। इसके चलते बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बेंगलुरु और दिल्ली जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे प्रशासन की ओर से बताया गया है कि ये ट्रेनें 17 जुलाई तक नहीं चलेंगी। इसका कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अलकतारा नैला सेक्शन में साइडिंग कनेक्टिविटी और ऑटो सिग्नलिंग का कार्य होना है। ये काम 12 से 16 जुलाई तक किया जाएगा। हालांकि रेलवे की ओर से यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। ट्रेन कैंसिलेशन पर अरुण साव का बयान सामने आया है। अरुण साव ने कहा है कि रेल कनेक्टिविटी प्रदेश में देश की तुलना में कम है। कई परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिसके कारण व्यवधान आ रहे हैं। विकास का काम हो जाने पर लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी। देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ में विकास के काम चल रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि छत्तीसगढ़ में रेल कनेक्टिविटी पूरे देश की तुलना में बहुत ही कम है। हमारी सरकार बनने के बाद कई नई परियोजनाएं शुरू की गई है और उन कामों के कारण समय समय पर ट्रेनें बंद करनी पड़ती है और इसके कारण से थोड़े व्यवधान हो रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में जब ये विकास के काम हो जाएंगे तो छत्तीसगढ़ की जनता को अच्छी रेल सुविधाएं मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगातार हो रही ट्रेन रद्द को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में यात्री ट्रेनों की हालत बहुत खराब है। यात्री ट्रेनें रद्द हो रही हैं, मालगाड़ी लगातार चल रही है। छत्तीसगढ़ से इतने सांसद हैं, यात्रियों के बारे में सोचना चाहिए। यात्री ट्रेन की हालत बहुत खराब है। अभी 212 ट्रेन के 1000 से अधिक फेरे रद्द हो गए और वहीं जो माल लादान का काम है वो रिकॉर्ड बना रहा है छत्तीसगढ़ में। तो यात्रियों के साथ लगातार कोरोना काल से लेकर अब तक केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के यात्रियों के साथ दोयम दर्जे के व्यवहार कर रही है, जो घोर निंदनीय है। इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। यात्रियों के जो परेशानी हो रही है, केंद्र सरकार भी 10-10 सांसद जीत के आए हैं, उनको इस मामले में पहल करनी चाहिए और यहाँ के यात्रियों की जो सुविधा मिल रही थी वो मिलना जारी रहे। रेलवे को भारत की लाइफलाइन कहा जाता है। रोजाना 6 से 7 करोड़ लोग इसमें सफर करते हैं। बीते कई सालों से ट्रेनों को अचानक रद्द किया जाता है। कई बार कई ट्रेन बीच रास्ते में रोक दी जाती हैं। इसके अलावा कई ट्रेन घंटों लेट चलाई जाती है। ट्रेन कैंसिलेशन को लेकर हो रही सियासत पर किसका फायदा किसका नुकसान होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी आम जनता को होती है, क्योंकि देश की करोड़ों जनता रोजाना सफर करती है। इसको लेकर केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि इतनी ट्रेन कैंसिल करने से आम जनता परेशान होती है और इसका जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।
बात सियासत की में आगे बढ़ेंगे, जहां गौरक्षा को लेकर मुस्लिम महासभा मुखर हो गई है। महासभा ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है, जहां आपको बता दें इस मांग ने प्रदेश की राजनीति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। भाजपा ने मुस्लिम महासभा की इस पहल की सराहना की है, तो वहीं कांग्रेस ने गाय के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। मुख्य मुद्दा तो ये रहा कि जिस तरीके से पूरे देश में गौ तस्करी हो रही है उस पर लगाम लगाई जाए और गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। ये मुस्लिम समाज पूरे देश के हर एक युवा से और हर बीजेपी के कार्यकर्ता से, कांग्रेस के कार्यकर्ता से, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री से ये मांग करता है। यही वो बयान या मांग है जिसने छत्तीसगढ़ की पूरी सियासत का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दरअसल गुरुवार को प्रदेश में मुस्लिम समुदाय की महासभा हुई। इस महासभा में मुस्लिम समाज ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई। इसे इस तरह भी देखा जा रहा है कि मुस्लिम समाज गौरक्षा की तरफ बढ़ रहा है। पूरे मुद्दे पर सीएम विष्णुदेव साय ने दो टूक कहा कि गाय को हम माता मानते हैं और उसी तरह उनकी पूजा करते हैं। इधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गाय पर सियासत का मुंह बीजेपी की तरफ कर दिया। अब हम लोग तो सनातनी लोग गाय को माता मानते हैं और उस तरह से उनकी पूजा करते हैं। भाई ऐसा है कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा बीफ निर्यातक दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान है, और इसका क्रेडिट यदि किसी को जाता है तो डबल इंजन की सरकार को जाता है। गौ मांस निर्यातक है, उसे 250-300 करोड़ रुपए चंदा लिए हैं, तो ये कहाँ से कार्रवाई करेंगे। अब स्थिति ये है, डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में है। अभी हमारे एक साथी हैं, वो आशंका व्यक्त कर रहे थे कि जिस हिसाब से यहाँ गौ तस्करी हो रहा है तो आने वाले 5 साल में यहाँ मवेशी दिखना बंद हो जाएगा। मुस्लिम महासभा के बाद बीजेपी और कांग्रेस इस मसले को एक दूसरे की तरफ उछालते हुए नजर आए। इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर गाय के नाम पर कोरी राजनीति करने का आरोप लगाया, तो वहीं भाजपा ने मुस्लिम समाज की इस पहल की सराहना की। भारतीय जनता पार्टी गौ माता के नाम पे राजनीति करती है। एक वर्ग विशेष के खिलाफ जो उनकी पार्टी या उनके आनुवांशिक संगठन है उनसे जुड़े नौजवानों को वर्गलाया जाता है, भड़काया जाता है कि कहीं ना कहीं गौ माता के नाम पर एक वर्ग विशेष को प्रताड़ित किया जाए। भारत में रहने वाले सभी जो लोग हैं गौ माता का सम्मान करते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें बीफ निर्यात पे प्रतिबंध लगाना चाहिए और गौ माता को राष्ट्रीय पशु को दर्जा देकर उनका सम्मान को बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा समाज का फैसला है, क्योंकि देखिए हमेशा ये आरोप लगता रहा हमारे समाज के ऊपर कि गौ हत्या का अगर कभी कोई मामला आता है तो सीधा सीधा समाज के ऊपर। समाज ने एक अच्छा फैसला लिया। चाहे मैं तो अपने समाज से भी ये बोलूंगा कि किसी प्रकार से अगर कोई डेयरी वाला ये बोले कि हमको कम से कम कोई गौ माता या भैंस या कोई भी इस प्रकार से जानवरों को, पशु को अगर लाने के लिए बोला जाएगा तो उस पर किसी भी हालत में वो आगे हमारे समाज के लोग ना आए। छत्तीसगढ़ में सियासी बोल हर मुद्दे पर हावी दिखाई देते हैं। बहरहाल सियासत का ये रूप गौ माता की रक्षा करने में कितना सफल होता है, ये भी आने वाले समय में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DSTV, छत्तीसगढ़। मदरसों में शिक्षा को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। विधानसभा में भी मदरसों का मुद्दा उठा है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को समान अधिकार मिले, इसके पक्ष में बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे ने विधानसभा में संविधान के अनुच्छेद 30 को खत्म करने के लिए अशासकीय संकल्प पेश किया है, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस फिर आमने सामने आ गई है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा सदन के भीतर भी हुई और बाहर भी। संविधान के अनुच्छेद 30 को खत्म करने के लिए बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे द्वारा अशासकीय संकल्प लाया गया और इसके साथ सदन के बाहर इस बात पर बहस छिड़ गई कि क्या मदरसों का एजुकेशनल स्ट्रक्चर ठीक है। बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे ने इसे पेश करने के साथ ये तर्क रखा कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को 10वीं और 12वीं की परीक्षा ओपन स्कूल से देनी पड़ती है। यदि उन्हें समान शिक्षा का अधिकार मुहैया कराना है तो संविधान की धारा 30 के तहत मिलने वाली सहायता बंद की जानी चाहिए। इसके साथ ही अभिलाष पांडे ने यह भी कहा कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, इस दिशा में मेरा ये कदम है। भी बच्चे ऐसे हैं जो मदरसों में पढ़ते हैं, उन्हें हायर एजुकेशन के लिए 10th और 12th में ओपन से पढ़ाई करनी पड़ती है। मैं ये चाहता हूँ कि माइनॉरिटी में रहने वाले भी वो बच्चे समान शिक्षा नीति के साथ वो पढ़ाई करें
और साथ ही उनका भविष्य उज्जवल बन पाए। इसीलिए सभी समाज जो भारत में रहते हैं उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उस दिशा पर मेरा ये कदम है। हालांकि विपक्ष का ये मानना है कि सरकार इस विषय के जरिए नरसिंह घोटाला जैसे बाकी मुद्दों पर चर्चा करने से बच रही है। कांग्रेस के विधायक उमंग सिंघार इसे सांप्रदायिक मुद्दा बनाने का प्रयास कह रहे हैं, तो वहीं आतिफ अकील अभिलाष पांडे की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। उनके हिसाब से मदरसों की व्यवस्था ठीक है और वहां पढ़ रहे बच्चों की स्थिति भी। मुद्दों से भटकना चाहती है सरकार, किसान की बात नहीं करना चाहती, महिलाओं की बात नहीं करना चाहती, प्रदेश के युवाओं को नौकरी की बात नहीं करना चाहती। सरकार हमेशा मुद्दों से भटकती है, तो ये मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते, भ्रष्टाचार को दबाना चाहते। नरसिंह घोटाले से बचने के लिए सरकार का सरकार के जो विधायक हैं उन्होंने अच्छा मुद्दा बनाया है। और निश्चिंत ही मदरसे मैंने जो देखे हैं, मदरसे के बच्चे जो मासूम बच्चे हैं, आप देखेंगे कि वो कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बेहतर तरीके से मैं समझता हूँ कि मदरसे बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं और वहाँ पर अच्छी तालीम दी जाती है और ऐसे कोई चीज़ें नहीं आती जिससे मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात आनी चाहिए। 2 हफ्ते पहले ही सरकार के मंत्री विजय शाह ने मदरसों में राष्ट्रगान का मुद्दा उठाया था। तब भी इस बात पर खूब चर्चा हुई थी कि मदरसा शब्द दिखते ही विपक्ष को इसमें कोई एजेंडा क्यों दिखने लगता है। फिलहाल संविधान की धारा 30 खत्म होगी या नहीं, ये दूर की कौड़ी है, क्योंकि विधानसभा में बहुमत पा चुके अशासकीय संकल्पों की लिस्ट काफी लंबी है, जिन्हें दिल्ली तक का सफर तय करना बाकी है। लेकिन इस मुद्दे ने मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मदरसों और उनकी एजुकेशनल स्ट्रक्चर पर कई सवालों का रास्ता खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के जीतने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां दम लगा रही हैं। कांग्रेस के दिग्गज कई दिनों से क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। कौन जीतेगा अमरवाड़ा का रण, इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अमरवाड़ा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश नेतृत्व ने चुनावी कमान संभाली हुई है। कांग्रेस विधायक के पार्टी बदलने से खाली हुई अमरवाड़ा विधानसभा के लिए भाजपा और कांग्रेस की मशक्कत तेज हो गई है। कांग्रेस के दिग्गज कई दिनों से क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस चुनावी रण में उतरकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया है। अमरवाड़ा में सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव जमकर गरजे हैं। अमरवाड़ा को प्रणाम करता हूँ, आपके विधायक को नमस्कार करता हूँ। कमलेश शाह ने अपनी विधायकी को लात मारा और कहा कि नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अमरवाड़ा का अमर निशान चालू हुआ और अमरवाड़ा तो नाम ही इतना अच्छा है कि जो कभी मरने के लिए है ही नहीं वही तो अमर होता है। और अमरवाड़ा ने निश्चय किया हम भाजपा के साथ है, पूरा छिंदवाड़ा भाजपा के साथ हो गया। ये शुरुआत अमरवाड़ा में आपने की। छिंदवाड़ा दौरे के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने BSTV से खास बातचीत करते हुए कहा, भाजपा फिर अमरवाड़ा में जीतने वाली है, जैसे लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। मौजूद है मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। अमरवाड़ा उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। भाई साहब, किस तरीके की तैयारी है अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर? अमरवाड़ा में एक बार फिर भाजपा छिंदवाड़ा की तरह जीतने वाली, जैसे सांसद जीते थे ऐसे विधायक जीतेंगे। सर, क्या रणनीति? रणनीति कुछ नहीं, जनता के बीच अपने विकास के काम और भाजपा जिताएगी। वहीं वन मंत्री नागर सिंह चौहान बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। उपचुनाव को लेकर वन मंत्री से बातचीत की हमारे संवाददाता तौफिक मिस्किनी ने। और भारतीय जनता पार्टी में जो चुनाव है, प्रत्याशी चुनाव लड़ता नहीं है, ये चुनाव है हमारा संगठन लड़ता और कार्यकर्ता लड़ता है। और कार्यकर्ता के दम पर और जनता के आशीर्वाद से मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये छिंदवाड़ा की जो अमरवाड़ा सीट है ऐतिहासिक मतों से विजय श्री हासिल करने वाली है। कांग्रेस के हर नेताओं को ऐसा ही लगता है, क्योंकि कमलनाथ को जिस प्रकार छिंदवाड़ा की जनता ने पिछले दिनों में जो आशीर्वाद दिया है और अभी अभी वो लोकसभा चुनाव हारे हैं, तो वो इस प्रकार की बातें कर सकते हैं। लेकिन ये जो चुनाव है, ये विकास का चुनाव है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार 5वीं बार जनता के आशीर्वाद से बनी है। और कल ही जब मध्य प्रदेश के बजट के बारे में जब चर्चा करते हैं, जो बजट आया है, इस मध्य प्रदेश के आम गरीब व्यक्तियों का जीवन स्तर बदलने वाला है, तकदीर और तस्वीर बदलने वाला हमारा जो बजट है।
पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व सीएम कमलनाथ और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने पिछले 3 दिनों से अमरवाड़ा में डेरा डाल रखा है। वे अपने हिस्से की इस सीट को बचाने की मशक्कत में जुटे हुए हैं। गौरतलब है कि छिंदवाड़ा क्षेत्र की यह सीट पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्रतिष्ठा की सीट है। पूर्व कांग्रेस विधायक कमलेश शाह के भाजपा में शामिल होने से यह सीट खाली हुई है। अमरवाड़ा का रण भीषण होता जा रहा है। दोनों पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। अब देखना होगा कि कौन अमरवाड़ा का रण जीत पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। इसी के साथ बात सियासत की मैं फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।